Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important numerical, and in this numerical, this numerical is based on equivalent capacitance. To find out the equivalent capacitance of large number of capacitors whose are connected in series and parallel and so on. इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें एग्जामिनर आपको एक अरेंजमेंट देता है, एक कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट, जिसमें कुछ कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में लगते हैं और कुछ पैरेलल में, और एग्जामिनर आपको बोलता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करें, या बहुत एडवांस लेना चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को भी फाइंड आउट करो कि कितना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए आ जाती है इसके अंदर क्योंकि इस अरेंजमेंट को चेक करना स्टूडेंट्स के लिए टिपिकल टास्क हो जाता है कि विच कैपेसिटर इज इन सीरीज एंड विच कैपेसिटर इज इन पैरेलल। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आपको एक या दो जरूर पेपर में देखने को मिल जाते हैं, फ्रीक्वेंटली सीबीएसई इसको पूछती ही है। तो किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है ये मैं आज आपको सिखाऊंगा, और इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने में कोई भी कठिनाई अनुभव ना करें। क्या है न्यूमेरिकल, देखिए ध्यान से। इन फिगर 1, दिस इज द फिगर 1, ये फिगर आपको गिवन है, दिस इज द फिगर 1, ये फिगर 1 हमें गिवन है। वो कह रहे हैं द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस आर एज फॉलोज। ये कुछ कैपेसिटर का अरेंजमेंट आपको दिखाया हुआ है और इसके अंदर वैल्यूज कैपेसिटर की आपको गिवन है। C1, C2, C3, C4 ये चारों बराबर है। C1, C2, C3 एंड C4 all capacitor they are equal, 4 microfarad each. C5 आपको गिवन है 5 माइक्रोफेरेड। वो कह रहा है कि सबसे पहला काम तो आप ये करें कि इसका मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएं। पहला काम हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है P और Q के बीच में। सेकेंड हमें ये करना है कि अगर इसके साथ एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी जाए P और Q के साथ, तो आप बताएं कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा। दोबारा सुनिए स्टेटमेंट को। ये फिगर आपको गिवन है, एक अरेंजमेंट है कैपेसिटर्स का जिसके अंदर कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल के अंदर लगाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3 एंड C4 ये सारे के सारे आपके इक्वल हैं, और एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड का, 1 माइक्रोफेरेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज इक्वलेंट टू 10⁻⁻⁻6 फेरेड। C5 आपको गिवन है, दैट इज 5 माइक्रोफेरेड। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड में वो ये कह रहे हैं कि अगर आप P और Q के अक्रॉस एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो बताएं कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज मेरा कितना जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में हैं, कौन कौन से पैरेलल में है। मीन्स सबसे पहले कहने का मतलब है कि हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, देखें तो फर्स्ट we will draw the equivalent circuit of figure 1। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ध्यान से। मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये करंट आया मेरा I, ये करंट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो करंट I आएगा
ये करंट इसमें भी जाएगा और इस आर्म में भी जाएगा। इसका मतलब C1 और C3 दोनों किस में है, पैरेलल में। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर करंट डिवाइड हो गया तो आर्म पैरेलल में है। इसका मतलब जो आर्म, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P, अब ये करंट गया C1 की तरफ, सो दिस इज द C1 और C3 में गया, तो C1 और C3 क्या है, पैरेलल में है, दिस इज C3। दोबारा देखिए, ये करंट I आया, अगर करंट ये I आएगा तो देखिए ये करंट इन दोनों आर्म्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, और जो करंट इधर जा रहा है वो करंट C1 में जा रहा है और ये करंट C3 में जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाली आर्म और ये वाली आर्म दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इस आर्म पे C1 लगा हुआ था, मैंने यहाँ दिखा दिया, इस आर्म पे C3 लगा हुआ था, मैंने यहाँ दिखा दिया। अब आप ध्यान से आगे चलें, जो करंट यहाँ आएगा C3 के द्वारा वो इस आर्म में और इस आर्म में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन सी आर्म में, इस आर्म में और इस आर्म में। जो करंट यहाँ से आएगा वो करंट C5 और इसके अंदर, इसका मतलब आप ध्यान से देखें तो C3 से जो करंट जा रहा है वो उस करंट का कुछ पार्ट C5 में जा रहा है ऊपर की ओर और कुछ C4 में आ रहा है। इसका मतलब जो C3 से करंट आ रहा है उसका कुछ करंट का हिस्सा C5 की तरफ जा रहा है, तो दिस इज C5। तो ये करंट का हिस्सा C5 में चला गया, ये करंट मेरा I आया, ये इन दोनों में डिवाइड हो गया, मान लेते हैं इसके अंदर I1 गया, इसके अंदर मान लेते हैं I2 गया, फिर ये करंट मेरा I2 आया, अब इस करंट का कुछ हिस्सा C5 में जाएगा और कुछ हिस्सा C4 में। इसका मतलब अब जो है दिस इज I2, इस करंट का कुछ हिस्सा मान लो I3 इसके अंदर चला गया आपका, ठीक है, और इसके अंदर चला गया आपका I4। तो ये जो I3 इसके अंदर गया, ये कहाँ गया, इस R पॉइंट की तरफ, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ R, इसकी तरफ चला गया, इस R की तरफ। लेकिन इस R पे ये करंट आके मिल रहा था C1 वाला, तो ये C1 वाला करंट यहाँ आके मिल जाएगा। ये करंट है I3 और ये करंट है आपका I1। अब आप ध्यान से चलें, जो R पॉइंट पे करंट आएगा वही करंट C2 की तरफ जाएगा। ये करंट मेरा किसकी तरफ चला गया, C2 की तरफ चला गया। वो करंट मेरा किसकी तरफ चला गया, C2 की तरफ चला। मैं ये हटा देता हूँ I वगैरह, ताकि आपको को कन्फ्यूज़न ना हो। तो वही करंट मेरा C2 की तरफ, और जो करंट C4 से आ रहा था, देखिए ये वाला करंट कहाँ जा रहा था, इस करंट का कुछ हिस्सा C5 में और कुछ C4 में, और वही करंट C2 पे जाके मिल रहा था। इसका मतलब दिस इज C4, ये करंट यहाँ आके मिल जाएंगे, ये करंट यहाँ पे Q पॉइंट पे आके आपके मिल जाएंगे, दिस इज Q। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए ये मेरा करंट आया I, इस P पॉइंट, दिस इज द करंट I। अब ये करंट, इस करंट का कुछ हिस्सा इस आर्म में चला गया और कुछ हिस्सा इस आर्म में चला गया। अगर करंट डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, आर्म पैरेलल में है। तो इसका मतलब C1 इज पैरेलल टू C3, तो इस करंट का कुछ हिस्सा C1 में चला गया और कुछ हिस्सा C3 में चला गया। अब C3 में जो करंट गया है उसका कुछ हिस्सा C5 में गया और कुछ हिस्सा C4 में नीचे की ओर गया। तो इसका मतलब C3 से कुछ करंट, दोबारा देखिए, C3 से कुछ करंट C5 में जाएगा, तो C3 से जो करंट आएगा उसका कुछ हिस्सा C5 में जाएगा और कुछ हिस्सा C4 में जाएगा, तो ये C4 में आ गया। अब C5 में जो करंट आ रहा है वो करंट C1 पे और C5 के करंट आपस में दोनों इस R पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इस जंक्शन पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। जो करंट C1 से आएगा, ये रहा C1 से आया हुआ करंट, और जो करंट C5 से आएगा, ये रहा, ये दोनों R पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, मिल गए।
अब इस R पॉइंट पे जो करंट होगा वही करंट C2 से जाएगा, ये रहा, और जो C4 से आएगा वही इस पे जाएगा, तो ये दोनों Q पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, तो वापसी हमें यहाँ से करंट मिल जाएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। इसको और थोड़ा सा मैं इक्विवेलेंट सर्किट की फॉर्म में बनाता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, ये P, दिस इज R, दिस इज S एंड दिस इज Q। तो मैं ये एक पॉइंट P ले रहा हूं, दिस इज द पॉइंट P, एंड अब आप ध्यान से देखें, P और R के बीच में एक कैपेसिटर है, दिस वन। P और R के बीच में हमारा क्या है, एक कैपेसिटर है। मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा इसी का। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं इसका। तो देखें, दिस इज द पॉइंट P, अब P और देखिए ध्यान से R के बीच में एक कैपेसिटर है। P और R के बीच में क्या है, मेरा एक कैपेसिटर। दिस इज द पॉइंट R और इस कैपेसिटर का नाम है C1। P और S के बीच में मेरा कैपेसिटर C3 है, तो दिस इज द पॉइंट से S, इसके बीच में मेरा एक कैपेसिटर है, दैट इज C3। अब आए, R और Q के बीच में आपका C2 पड़ा है, दिस इज द पॉइंट Q, दिस इज द पॉइंट Q। R और Q2 के बीच में आपका क्या पड़ा है, C2 पड़ा है। इधर आए, अब S और Q के बीच में आपका क्या पड़ा है, C4। और R और S के बीच में आपका पड़ा है C5। अब आप ध्यान से देखिए, C1, C2, C3, C4 चारों के चारों कितने फेरेड के हैं, 4 माइक्रोफेरेड के। हेयर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4, दैट विल बिकम इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब ये जो है, इट मींस इट इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज, और चारों कैपेसिटर अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब द ब्रिज इज बैलेंस। इसका मतलब क्या है, इट मींस इट इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज, और चारों के चारों कैपेसिटर्स क्या है, इक्वल, एज दी कैपेसिटर्स C1, C2, C3 and C4 are equal। अगर ये चारों कैपेसिटर इक्वल हैं तो इसका मतलब इट मीन्स द ब्रिज इज बैलेंस, इट मीन्स द ब्रिज इज बैलेंस। इसका मतलब क्या है, ब्रिज क्या है, बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स देयर इज नो करंट फ्लो अक्रॉस द आर्म RS। इसका मतलब कोई भी करंट इस आर्म RS से नहीं आएगा। It means R and S, the point R and point S are at same potential and there is no accumulation of charge
ऑन कैपेसिटर C5। आप ध्यान से देखें कि जो C1 है, C2 है, C3 और C4 ये सभी 4 माइक्रोफैराड के हैं। इसका मतलब ब्रिज क्या है? बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो R और S क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसका मतलब कोई भी करंट इस वायर से पास नहीं होगा। देयर इज नो करंट इज टू बी फ्लोइंग अक्रॉस द वायर RS। द ब्रिज इज बैलेंस। इसका मतलब अगर ब्रिज बैलेंस है तो ब्रिज की कंडीशन लगाएंगे तो C1 अपॉन C2 that will become equal to C3 upon C4। C1 upon C2 is equal to C3 upon C4। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा? मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करूंगा। तो आप ध्यान से देखें, अब जो करंट यहां से आएगा उसका कुछ पार्ट करंट का यहां जाएगा इस आर्म में और कुछ पार्ट करंट का इस आर्म में जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आर्म क्या है? पैरेलल में है। लेकिन जो करंट C1 से जाएगा वही करंट तो C2 से जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस तो कोई करंट नहीं जा रहा। इसका मतलब जो करंट C1 से जाएगा वही C2 से जाएगा। तो इसका मतलब C1 और C2 क्या हो गए? सीरीज में हो गए। तो अगर C1 और C2 सीरीज में हो गए तो अगर हम बात करें तो इसका मतलब C1 इज इन सीरीज विथ C2। C1 किसके साथ सीरीज में है? C2 के साथ। तो सीरीज का रिजल्ट यूज करेंगे। सीरीज का रिजल्ट क्या था? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3 एंड सो ऑन। ये रिजल्ट हमारा किसका था? सीरीज का। तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज C डैश। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने कितना ले लिया? C डैश। तो 1/C डैश कितना आएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश कितना हो गया? व्हाट इज 1/C1? C1 कितना है? दैट इज 4 माइक्रोफैराड प्लस 1/C2 दैट इज 4 माइक्रोफैराड। तो इट मीन्स 2/4 माइक्रोफैराड। इट मीन्स 1/2 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब C डैश आ गया आपके पास कितना? दैट इज 2 माइक्रोफैराड, जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है किसका? C1 और C2 का। इसी तरह आप ध्यान देखें तो जो करंट C3 से जाएगा वही करंट तो C4 से जाएगा, क्योंकि यहां से तो कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जो C3 है और C4 है वो भी किसमें है? हमारे C3 और C4 दे आर आल्सो इन सीरीज। तो इसका मतलब जो करंट यहां से जा रहा है वही करंट तो यहां से जा रहा है, क्योंकि इस वायर से तो कोई करंट नहीं जा रहा। तो इसका मतलब C3 इज इन सीरीज विद C4। तो इसका मतलब C3 और C4 क्या है? सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं C डबल डैश कह देता हूं। तो फिर दोबारा से यही रिजल्ट यूज होगा। तो 1/C डबल डैश दैट इज 1/C3 प्लस 1/C4। 1/C डबल डैश। नाउ व्हाट इज 1/C3? C3 क्या है आपके पास? फिर दोबारा से 4 माइक्रोफैराड प्लस 1/C4 दैट इज 4 माइक्रोफैराड मीन्स 2/4 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब C डैश आ गया आपके पास। इट मीन्स 1/2 माइक्रोफैराड। तो C डबल डैश आ गया आपके पास 2 माइक्रोफैराड। तो अब मैं क्या करता हूं? दिस इज द फिगर 2। मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। नाउ वी कैन ड्रॉ दी equivalent circuit of फिगर 2। अब मैं क्या करूंगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा C1 और C2। सो दिस इज द आर्म P, दिस इज द आर्म P। अब आप ध्यान से देखें जो C1 और C2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज C डैश, दिस इज C डैश दैट इज 2 माइक्रोफैराड एंड दिस इज अनदर आर्म। और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज C डबल डैश
and that will again equal to 2 microfarad and this is point Q. तो अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, उसके अंदर जो करंट इसके अंदर जाएगा वो करंट इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा, वापस मिलेगा I1 और I2 और ये I। इसका मतलब ये दोनों आर्म्स के अंदर देखिए तो आज से जो करंट यहाँ आएगा वो करंट का कुछ हिस्सा इस आर्म में जाएगा और उस करंट का कुछ हिस्सा इस आर्म में जाएगा। इसका मतलब C डैश और C डबल डैश बोथ आर इन पैरेलल, C डैश इज पैरेलल टू C डबल डैश। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं C ट्रिपल डैश कह देता हूँ। तो पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है आप सभी को पता है, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, दैट इज C डैश प्लस C डबल डैश। तो C ट्रिपल डैश कितना आया, 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, या फिर मैं कह देता हूं कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस PQ, इसको मैं CPQ कह देता हूं। तो कितना आया, 4 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब हैंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across the points PQ is 4 माइक्रोफैरड। इसका मतलब कैपेसिटेंस मेरा कितना आया, दैट इज 4 माइक्रोफैरड। मतलब CPQ कैपेसिटेंस अक्रॉस P और Q दैट इज 4 माइक्रो। ये पहला काम मेरा हो गया। अब सेकंड में वो क्या कह रहे हैं, अगर मैं इस PQ के अक्रॉस एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो बताएं हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। सेकंड में मैंने क्या करना है, यहां पे एक 10 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर देना है। ये लो, मैंने 10 वोल्ट की बैटरी यहां कनेक्ट कर दी। तो चार्ज निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि टोटल चार्ज कितना जाएगा। तो आप देखिए V कितना है, 10 वोल्ट, क्योंकि अगर आप अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द पॉइंट P, यहां पे है हमारे पास 4 माइक्रोफैरड, दिस इज CPQ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस P एंड Q दैट इज 4 माइक्रोफैरड, और ये मैंने लगा दी यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी। तो अब निकालें V कितना है, 10 वोल्ट, C कितना है, 4 माइक्रोफैरड। तो वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q कितना होगा, दैट इज C इंटू V। नाउ व्हाट इज C, दैट इज 10 वोल्ट into V, that is 4 microfarad. Now what is C? What is C? That is 4 microfarad. What is V? That is 10 volt. इसका मतलब Q आ गया आपके पास कितना, 40 माइक्रोकूलम। तो Q कितना आ गया आपके पास, Q की वैल्यू आ गई यहां से हमारे पास, दैट इज 40 माइक्रोकूलम। इसका मतलब जो टोटल Q यहां से निकलेगा, जो टोटल Q आएगा वो आएगा 40 माइक्रोकूलम। जो टोटल Q यहां से आएगा दैट इज 40 माइक्रोकूलम। अब आप ध्यान से देखिए, जब यहां से जो Q आया इस वायर के अंदर जो Q था दैट इज 40 माइक्रोकूलम, उस Q का कुछ पार्ट इसके अक्रॉस जाएगा दैट इज Q1 और कुछ पार्ट इसके अक्रॉस जाएगा दैट इज Q2। अब यहां पे ध्यान से देखिए कितना चार्ज आ रहा है, 40 माइक्रोकूलम। कुछ चार्ज यहां जाएगा, कुछ चार्ज यहां जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए इस ऊपर वाली वायर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज 2 माइक्रोफैरड, और जो नीचे वाली वायर है उसका कैपेसिटेंस भी कितना है, 2 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों के कैपेसिटेंस क्या है, दोनों वायर के सेम है। तो इसका मतलब दोनों के अक्रॉस जो चार्ज जाएगा वो सेम जाएगा। इसका मतलब 20 माइक्रोकूलम ही ऊपर के क्रॉस जाएगा
और 20 माइक्रोकूलम ही नीचे के अक्रॉस। इसका मतलब जो चार्ज होगा C1 पे और जो चार्ज होगा C2 पे वो दोनों बराबर होंगे 20 माइक्रोकूलम। जो चार्ज होगा C3 पे और जो चार्ज होगा C4 पे वो भी बराबर होंगे 20 माइक्रो। दोबारा देखें, मेरा टोटल चार्ज कितना आया 40 माइक्रोकूलम, जो सर्किट के अंदर चलने वाला है 40 माइक्रोकूलम। अब इसका कुछ पार्ट इस आर्म के अक्रॉस जाएगा और कुछ पार्ट इस आर्म के अक्रॉस जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इस आर्म का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल चुके हैं 2 माइक्रोफैरड, नीचे वाली आर्म्स का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल चुके हैं 2 माइक्रोफैरड। एज द कैपेसिटी ऑफ बोथ द आर्म्स आर इक्वल, तो इट मीन्स द सेम चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड इन बोथ द आर्म्स। तो 40 माइक्रोकूलम का अगर आप आधा करेंगे तो 20 माइक्रोकूलम। इसका मतलब इस आर्म में जो चार्ज आएगा दैट इज 20 माइक्रोकूलम, इस आर्म में जो चार्ज आएगा दैट इज 20 माइक्रोकूलम। लेकिन ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो इसका मतलब C1 और C2 पे आएगा 20 माइक्रोकूलम। इसी तरह इस आर्म में था हमारा 20 माइक्रोकूलम, C3 और C4 क्या है सीरीज में है, सीरीज में चार्ज विल रिमेन सेम, तो इसका मतलब C3 और C4 में भी कितना आएगा 20 माइक्रोकूलम। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट दिस न्यूमेरिकल। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा और उम्मीद है इस वीडियो की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है। So my dear students, at last again I am saying, if you like my videos, like my efforts, then please don't be forget to like, share and subscribe it. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें and share my videos maximum to your friends, your colleagues, so that they can take the advantage of this video and with the help of this video clear his or her concepts in a simplified manner. अगर मेरा चैनल, मेरे वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हो आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में, देन प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।